नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास का सोशल साइंस का भूगोल का पाठ नंबर 1 संसाधन एवं विकास, जो हमने पिछली कक्षा में शुरू कर लिया था। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि संसाधन क्या होते हैं, कौन से होते हैं और संसाधनों का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि भारत में भूमि उपयोग प्रारूप क्या है। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि पर हम रहते हैं, इसलिए भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संसाधन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत की जो भूमि का उपयोग प्रारूप जो हमसे पूछा गया है, उसका क्या मतलब है कि जो भूमि है हमारी, जो कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, उसका उपयोग किन किन तरीकों में, किन किन रूपों में किया जाता है। तो जो हमारे पास उपलब्ध आंकड़े हैं उसके अनुसार भारत में भूमि का जो उपयोग है वो लगभग 93% होता है। उस 93% में भारत में इस भूमि उपयोग को 4 रूपों में बांटा गया है। नंबर 1 कृषि, नंबर 2 चरागाह, नंबर 3 वन और नंबर 4 उद्योग, यातायात, व्यापार तथा मानव आवास। यानी कि भूमि का उपयोग हम किन किन रूपों में करते हैं। कृषि में, कि हम कितनी भूमि के ऊपर कृषि करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। चरागाह के लिए कितने प्रतिशत भूमि है हमारे पास, और वनों के अधीन कितना क्षेत्रफल है, और उद्योग, यातायात, व्यापार तथा मानव आवास के लिए कितनी भूमि का उपयोग किया जा रहा है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भूमि का उपयोग जो हम कृषि के रूप में करते हैं वो कितने प्रतिशत भाग पर हम कृषि करते हैं। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग जो है वो भूमि के लिए उपयोग किया जाता है, और देश की लगभग 46% भूमि को शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अधीन रखा गया है। 1% भाग पर लगभग फलों की कृषि की जाती है, और 8% भूमि जो है वो प्रतिभूमि के रूप में है। प्रतिभूमि से क्या अभिप्राय है? प्रतिभूमि वो भूमि होती है जिसका उपजाऊपन बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए उसको खाली छोड़ दिया जाता है। तो प्रतिभूमि क्षेत्र हमारे पास कितना है? 8% क्षेत्र है। लेकिन जो प्रतिभूमि छोड़ी जाती है उस पर भी खादों का प्रयोग जो होता है, उसके कारण प्रतिभूमि का प्रतिशत भी जो है वो कम होता जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है वो अलग अलग है। किसी राज्य में तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो ज्यादा है, और कुछ राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत बहुत ही कम है। उसमें हम पढ़ेंगे कि पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 80% से भी अधिक है। पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 80% से अधिक है, और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 10% से भी कम है। तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ये हमने पढ़ा है कि कृषि के अधीन कितने प्रतिशत क्षेत्र जो है वो है। अब हम पढ़ेंगे चरागाह, कि जहां पर पशुओं को चराया जाता है। चरागाह क्षेत्र जो है वो हमारे देश में बहुत ही कम है। यह कुल भूमि का केवल 4% क्षेत्र ही चरागाह क्षेत्र के अधीन आता है, जबकि भारत में पशु लगभग सब देशों से ज्यादा पाले जाते हैं। लेकिन वो पशु भूसे आदि की फसलों के आधार पर जो है वो अपना गुजारा
होता है उनका। और उसके बाद चरागाह क्षेत्र के बाद हम पढ़ेंगे वन, कि हमारे देश में यानी कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है। तो भारत में लगभग 22% क्षेत्र जो है वो वनों के अधीन आता है, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही कम है। पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए कम से कम 33% वन क्षेत्र होना अनिवार्य होता है। तो वन क्षेत्र जो है वो भारत में अभी काफी कम है। उसके बाद नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा मानव आवास के लिए जो भूमि प्रयोग में लाई जाती है। तो हमने पढ़ा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% भाग जो है वो कृषि के लिए उपयोग होता है। और उसके बाद हमने 4% पढ़ा है चरागाहों का क्षेत्रफल है। फिर वनों का लगभग 22% है क्षेत्र। और अब जो हम पढ़ेंगे उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा मानव आवास के लिए जो भूमि प्रयोग की जाती है। तो देश की जो शेष भूमि बच गई है वो या तो बंजर है या उसका उपयोग उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा मानव आवास के लिए किया जाता है। आजकल जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और सभी लोग अपना जीवन स्तर उच्च जीना चाहते हैं। तो उच्च जीवन स्तर के लिए भी और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भी लगातार जो है वो मानव आवास की मांग बढ़ती जा रही है। और सुविधाओं के विकास के कारण भी आजकल भूमि का जो लगातार है वो अभाव होता जा रहा है। अब इसके बाद कि भूमि उपयोग प्रारूप को हमने 4 भागों में बांटा है: कृषि, चरागाह, वन, उद्योग, यातायात, व्यापार तथा मानव विकास। तो उसके बाद एक प्रश्न हमसे परीक्षा में इससे संबंधित पूछा जाता है कि 1960-61 के बाद से वनों के अधीन भूमि में कम वृद्धि क्यों हो रही है। तो उसका क्या कारण है कि 1960-61 से वनों के अधीन जो क्षेत्र है उसमें लगातार वृद्धि ज्यादा नहीं हो रही, बहुत ही कम वृद्धि हो रही है। तो उसका एक कारण तो है जनसंख्या का लगातार बढ़ना। दूसरा, मानव आवास बनाने की जो मांग है उसके लिए वनों का काटा जाना। और कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए भी हम वनों का सफाया कर रहे हैं। तो ये जो कारण है लगातार जनसंख्या बढ़ना और मानव आवासों के लिए वनों को काटना और कृषि योग्य भूमि के लिए वनों को काटना जो है वो वनों के अधीन भूमि में कम वृद्धि के मुख्य कारण हैं। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त।